ओके जी। आज की क्लास में हमारे पास जो पेपर हमें करना है दैट इज बेसिकली मई जून 2025 का पेपर वेरिएंट टू। इस पेपर में जिस तरह मैं हर पेपर में बताता हूँ कि एग्जामिनर की नजर में कितने मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ताकि बच्चे को कंपैरेटिवली पता हो कि भाई ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे और आपने कैसे परफॉर्म किया। तो इस पेपर में हमारे पास तीन मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, सही है, 15% से भी कम लोगों ने उसको सही आंसर किया। बाकी दो इतने मुश्किल नहीं है, 30% लोगों ने सही जवाब दिया है। So let's start off with today's paper. We are going to do May June 25 का variant 1 2। So let's get started. Okay. सबसे पहला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। अब याद रखें, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड अ थ्योरी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज बोलती है कि भाई अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेगी। नाउ दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का पार्ट, देयरफॉर इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। आगे बात समझ में? ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन। अब इसमें मुझे क्या पूछना आप लोगों से, सही है? आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एमसीक्यू। द डायग्राम फॉर द चैप्टर fundamental economic problem in an economic textbook, it should contain the terms opportunity cost, scarcity, and choice in the order that identifies the fundamental economic problem. तो पहले क्या होता है, फिर क्या होता है और उससे क्या होता है, ये है आपके पास असल क्वेश्चन। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टर्म्स टू अपेयर इन द डायग्राम? तो किस तरीके से पहली चीज आएगी, फिर दूसरी चीज आएगी और फिर तीसरी चीज आएगी। आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। लुक एट द ऑप्शन। मैं पोलिंग ऑन करने वाला हूं, तो आप लोग पोलिंग पे इसका जवाब देंगे। एंड द पोल हैज बीन लॉन्च्ड। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन रिविजिट करना है तो क्लोज द पोल। मोर पे आपके पास ऑप्शन होगा पोल को वापसी यूज करने का। जबरदस्त। परफेक्ट। एंड ओके, 65% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बेसिकली होता क्या है, पहले स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है, यानी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जिसकी वजह से आपने चूज करना पड़ता है, चॉइस लेनी पड़ती है कि भाई मैं अपने रिसोर्सेज को ए में लगाऊं या बी में लगाऊं। एंड देन फाइनली दिस विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज आप एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। सबसे पहले स्कार्सिटी आती है, फिर चॉइस आती है, विच लीड्स टू एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Which statement about the what is the statement of the non-rivalrous nature of public good? Non-rivalrous का मतलब क्या है? Look at the options and I'll open the poll again. Non-rivalrous, non-rivalry. Okay, options को go through कर दें and the poll has been opened. जबरदस्त। I'm giving you exactly 6 more seconds. सब अपना आंसर बता दें। शाबाश। ओके, 87% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट दिस राइट। मतलब बी है राइट आंसर। नॉन राइवलरियस का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज कंज्यूमिंग, कोई एक बंदा कंज्यूम करता है तो दूसरे की कंजम्पशन कम नहीं होती। राइवलरी का मतलब है कि जब एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरे की कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। है, डज दिस मेक सेंस? ओके, फोर्थ एमसीक्यू। अच्छा, ये पेपर भी है ना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। हमने फेब मार्च का जो किया था ना वो कंपैरेटिवली बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये वाला तो भाई कंपैरेटिवली बहुत आसान है। आ जाए। A country increases its spending on education and training. It pays for it this by reducing unemployment benefit
and increasing tax on import. What is the likely effect of this या these changes? अब यहाँ पे आप देखें कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे आपने खर्चा बढ़ा दिया और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे आपने खर्चा कम कर दिया एंड यू आर इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। अब देखें, अगर आप इंपोर्ट्स पे टैक्सेस बढ़ाएंगे तो फिजिकल मशीन्स वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। तो आंसर या तो ए में है या तो आंसर सी में है। दो में ही आंसर है आपके पास, सही है। अब ह्यूमन कैपिटल विल डिक्रीज और इंक्रीज if you are increasing on education and training and you are reducing unemployment benefits, so more people will come and find a job. This will increase your human capital, सही है, इंक्रीज कर देगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट है ना समझ में आ जाए। अगर मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे काम कर रहा हूँ, सही, गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, तो जो खवातीन जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, तो वो बेसिकली हाउस वाइफ बन जाती है, दे नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लेकिन जब उनको स्किल्स मिल जाती है, दे स्टार्ट अर्निंग, तो ह्यूमन कैपिटल आपका इंक्रीज कर जाता है। सो हम बोलेंगे सी इज द राइट आंसर। ओके, परफेक्ट। आसान आसान एमसीक्यूज हैं, शुरू के 6 एमसीक्यूज हमने खट 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 फौरन कर लिया, सही है। तो इट्स नॉट दैट हार्ड। आ जाए। द डायग्राम शोज एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ अ पीपीसी वन टू पीपीसी टू। अगर आप देखें, हमने आउटवर्ड शिफ्ट दिखाया हुआ है। व्हाट कुड हैव कॉज्ड दिस शिफ्ट? हमेशा याद रखें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज जब इंक्रीज होती हैं तो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होता है। Look at the options and see if you can figure this out. I'm opening up the poll, and here goes the poll. You'll have 30 seconds after the poll appears to submit your answer. तो जितने बच्चे हैं बराए मेहरबानी अपने आंसर्स को सबमिट करें ताकि आप लोग, अबे तेरी, अबे नहीं, अबे ये कैसे हो गया? सिर्फ एक बच्चे ने गलत जवाब दिया है थोड़े टाइम पहले तक। सिर्फ सिर्फ 100% सही जवाब था। I'm ending the poll, and if you can see, C is the right answer. Oh, sorry, D is the right answer. अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगी तो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा। कुछ बच्चों ने सी सेलेक्ट किया है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होता तो पॉइंट एक्स से आप बनाते टूवर्ड्स पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप आते। तो दो बच्चों ने गलत दे दिया था, सी जवाब दे दिया था, बाकी सब ने डी ही दिया था। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 6। डिमांड एंड सप्लाई इनिशियल है, आपके पास पॉइंट एक्स पे इक्विलिब्रियम है, तो ये है हमारे पास डिमांड और सप्लाई। इन द मार्केट फॉर न्यू कार्स विद एन इक्विलिब्रियम एट एक्स, सही है। तो इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई, गाड़ियों की बात हो रही है। तो डिमांड, व्हाट विल कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू D2, यानी डिमांड बढ़ गई है, और सप्लाई S2 पे आ गई है, सप्लाई कम हो गई है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड किस सिचुएशन में बढ़ रही है और सप्लाई किस सिचुएशन में कम हो रही है। तो ये दो चीजें अपने आइडेंटिफाई करनी है। अगर रियल इनकम डिक्रीज होगी तो लोग गाड़ी कम खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सही है, ये हो सकता है। सब्सिडीज देंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, हमें सप्लाई को कम करना है, तो बी भी नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन टू फॉर न्यू कार परचेजर्स, तो लोन इजीली मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, अब लोग गाड़ी खरीद सकेंगे। स्पेसिफिक टैक्स इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, कम। तो हमारे पास सी सही आंसर है, लेकिन हम डी को भी देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ट्रेन ट्रैवल, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी गाड़ियों की क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार प्रोड्यूसर्स, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। हमें सप्लाई को कम और डिमांड को बढ़ाना था, तो ये है आपके पास सी सही आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, this is a question that you people will be doing yourself.
when a product can be said to have a negative income elasticity. Income elasticity तीन किस्म के गुड्स दिखाता है, नॉर्मल, इंफीरियर एंड लग्जरी गुड्स, ये तीन किस्म के दिखाता है। अब आप दिमाग लगाएं कि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैं आपके सामने पोल ओपन कर रहा हूं। ओके, 90% लोगों ने सही जवाब दिया है, जिसमें से हमारे पास, नहीं अब कम हो गया, 85% लोगों ने सही जवाब दिया। एंडिंग द पोल, इंफीरियर गुड इज द राइट आंसर। नॉर्मल गुड्स की दो टाइप्स होती हैं, नेसेसिटीज एंड लग्जरीज। सही है, तो बेसिकली ये तीनों पॉजिटिव ही होती हैं। नेसेसिटीज में क्या होता है, इनकम बढ़ती है बहुत ज्यादा, डिमांड बढ़ती है थोड़ी सी, पॉजिटिव रिलेशन। लग्जरी गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है ज्यादा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। एंड एज अ रिजल्ट ये तीनों पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं, नेगेटिव सिर्फ इंफीरियर दिखाता है। और इंफीरियर की कोई टाइप ही नहीं होती, जिस तरह नॉर्मल की लग्जरी है, नॉर्मल की नेसेसिटी है, इस तरीके की कोई टाइप नहीं होती। ओके, द डायग्राम शोज सप्लाई कर्व and long run supply curve. Short run supply, long run supply for bakery. The price of loaf increases from 2 to 2.2. हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है भाई, आपके पास पीईएस, क्या कैलकुलेट करना है, पीईएस। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिखा रहा, ताकि आप लोग खुद कैलकुलेट करें और आपको पता चले। तो व्हाट इज द पीईएस इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है, इसी तरीके से पता चलेगा। तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास कितनी चेंज हो रही है, 100 से 105, तो आसान फिगर्स दी गई हैं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। 5% चेंज हो रही है। प्राइस कितनी चेंज हो रही है, 2 से 2.2, विदाउट अ कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 10% हो गया। तो आंसर 0.5 आ गया फॉर द शॉर्ट रन। अब इसी तरीके से अपन लॉन्ग रन को कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई कितनी चेंज हुई, 100 से 120, अगेन आसान वैल्यूज एंड 20% चेंज हो रही है। प्राइस कितनी चेंज हो रही है, सेम 10% चेंज हो रही है, तो आंसर आपके पास आ गया 2। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस, 0.5 एंड 2, so A is the right answer। हाँ, अब आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपके अलग आंसर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग रन में कोई बच्चा बोलता है शॉर्ट रन में हम 105 तक आ गए थे, अब 105 से 120 पे आएंगे, तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। सही है। अगर आप उल्टा कर देते हैं, ये देखें यहाँ पे 10 ऊपर और 5 नीचे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। सही है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, जिस वजह से एग्जामिनर को लगता है कि जो बच्चा ज्यादा गड़बड़ करता है ना, उस तरीके से बच्चा एग्जामिनर पूछ लेता है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि सर हम 105 से 120 पे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई इनिशियली तो प्राइस दोनों कर्व्स पे 2 और 100 ही थी। सही है ना, 2 और 100 ही थी ना, तो भाई आपने 2 और 100 के हिसाब से ही देखना है, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, वेदर यू आर इन द शॉर्ट रन और इन द लॉन्ग रन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now this is a bit technical, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं है। An increase in which variable will always lead to increase in consumer surplus। रूल याद रख लें, कंज्यूमर सरप्लस हमेशा तब बढ़ता है जब प्राइसेस कम होती हैं। प्राइसेस कम होती हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब मैं आपके सामने पोल ओपन कर रहा हूं, लेट्स सी इफ यू कैन गेट दिस राइट। एंड इट इज अ ड्रॉ। ड्रॉ हो चुका है भाई, 44%।
जो आपके पास ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं, दे आर बी एंड डी। और कुछ बच्चे थे, एक एक बच्चा था जिसने ए और सी सेलेक्ट किया था। तो भाई अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, कंज्यूमर सरप्लस नहीं बढ़ेगा। मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर होती है, प्राइस बढ़ गई, कंज्यूमर सरप्लस नहीं बढ़ेगा। कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है जब प्राइसेस कम होती है, मैंने एक्सप्लिसिटली आपको बताया था। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास हो गया डिमांड एंड सप्लाई, और ये जो ऊपर का हिस्सा है आपके पास ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस है। ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। लेकिन अब मैं आपको कुछ समझाने लगा। द मोमेंट यू मेक अ मैक्सिमम प्राइस, ये हो गई पी मैक्स। अब कंज्यूमर सरप्लस है ना आपके पास, एक तो ये वाला हिस्सा ऐड हो गया और ऊपर वाला हिस्सा आपके पास कंज्यूमर सरप्लस में था। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इन ब्लू, ये ट्राइंगल, ये डेड वेट लॉस हो गया। मतलब देर इज अ चांस कि कंज्यूमर सरप्लस बढ़े, लेकिन अगर डेड वेट लॉस ज्यादा हो गया तो कंज्यूमर सरप्लस कम भी हो सकता है भाई। है? ये हो गई एक बात। लेकिन जब हम सब्सिडीज में देखते हैं तो सब्सिडीज का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमने डिमांड बनाई और ये हमने सप्लाई बनाई। अब आपने देख लिया आपके पास कंज्यूमर सरप्लस कहाँ है, कंज्यूमर सरप्लस भाई ये रहा, शेडेड बाय द ब्लू एरिया। सही है। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैंने सप्लाई को बढ़ा दिया। ना इफ द सप्लाई हैज इंक्रीज्ड, P1, तो अब आपके पास कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? अब आपके पास कंज्यूमर सरप्लस प्राइस के ऊपर हो गया। जस्ट सेकेंड। ये हो गया भाई आपके पास कंज्यूमर सरप्लस। सो यू कैन सी, पुराना कंज्यूमर सरप्लस भी एडेड और नया भी बढ़ गया है। और डेड वेट लॉस आपका दूसरी तरफ बनता है, डेड वेट लॉस आपके पास कहीं यहाँ पे बनेगा। दिस विल बी माई डेड वेट लॉस, ये ब्लू में। सही है। तो ये है कॉन्सेप्ट, सब्सिडी से हमेशा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। मुझे ये एग्जामिनर ने ही नहीं बोला था कि भाई दिस वाज नॉट वेरी वेल आंसर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। ये मुझे ऐसा लगा कि भाई आप लोग है ना मैक्सिमम प्राइस और सब्सिडीज में अपने आप को कंफ्यूज करोगे। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आ जाते हैं अगले पेपर, अगले क्वेश्चन पे। हम 10वें क्वेश्चन पे हैं। अ फार्मर wants to extract wild honey from beehives। सही है। तो शहद निकालना है छत्ते से। दे फाइंड बी हाइव्स बाय फॉलोइंग बर्ड्स नोन एज हनी गाइड बर्ड्स हु वांट द बी वैक्स दैट इज आल्सो। हम द नाइन्थ क्वेश्चन का सब्सिडी था विच वाज द लास्ट, डी डी था मेरे ख्याल से। दैट इज आल्सो फाउंड इन बी हाइव्स। What does this suggest? Farmers and honey guide are rival consumers. क्या ये लोग राइवल है? नहीं, हमें चाहिए शहद, उसको चाहिए बी वैक्स। वाइल्ड हनी एंड बी वैक्स आर फ्री गुड्स। क्या ये फ्री गुड्स है? अब अगर देखा जाए है तो फ्री, यार मक्खी को भगाया और ले लिया। लेकिन लेकिन फ्री नहीं है। फ्री गुड्स ऐसे होते हैं, दे डू नॉट नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। लेकिन हनी बी इटसेल्फ इज लैंड, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, तो रिसोर्सेज तो चाहिए। वाइल्ड हनी एंड बी वैक्स आर जॉइंटली सप्लाइड, आर इन जॉइंट सप्लाई। इसका दिस इज द राइट आंसर, देयर इन जॉइंट सप्लाई ना भाई। जब एक चीज प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोड्यूस हो रही है। एन इनडायरेक्ट टैक्स, ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, वाइल्ड हनी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी वैक्स। नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती तो वाइल्ड हनी बनती, तो बी वैक्स नहीं बनती, ये वाली सिचुएशन होती। लेकिन आपको पता है बी वैक्स यानी मधुमक्खी का छत्ता भी बनता है और उसके अंदर शहद बनता है। दे आर प्रोड्यूस टुगेदर, दे जॉइंटली प्रोड्यूस गुड्स। भाई बी इसलिए नहीं है क्योंकि वाइल्ड हनी इज नॉट अ फ्री गुड। फ्री गुड होता है जो विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाए। तो भाई बी शहद प्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले
लैंड चाहिए, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स इज हनी बी। फिर जब वो शहद बन जाता है तो वो आपके घर पे ऐसे ही तो नहीं आ जाता ना, एक लेबर जाता है उसको कलेक्ट करता है फिर आपके घर पे डिलीवर करता है, तो एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। वेयर एज सनलाइट, सनलाइट तो खुद घर पे आ रही है ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो दैट्स द केस। Okay, now let's move on to the next MCQ, which is the 11th MCQ. An indirect tax is imposed on good X. Which situation is most likely to result in producers bearing higher burden of tax? तो producer ज्यादा burden pay करेगा। मैंने आप लोगों को एक रूल समझाया था, मैं रूल अभी नहीं बताऊंगा। I want you people to answer on your own. So the poll has been launched. As expected, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, एंड राइटली सो। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो बहुत कम बच्चों ने दिया है। ओनली 35% गॉट दिस राइट। हम्म इसका सही जवाब है ए। अच्छा, इस एमसीक्यू में मेरा मेरा जाती एक इख्तलाफ है। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों को बताता हूं, वेन एवर यू आर कंसिडरिंग कि कौन ज्यादा टैक्स पे करेगा, यू नीड टू कंपेयर द पीडी विद द पीएस। और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो ज्यादा पे करेगा। तो अगर पीडी इज लेस, कस्टमर विल पे मोर। इफ पीईएस इज लेस, सप्लायर्स विल पे मोर। यहाँ पे बोल रहा है पीएस इज इनइलास्टिक। तो ये ए और डी कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज बताता हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी ना, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, नहीं 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 नहीं, देखें देखें, मैं आपको वापसी बताता हूँ। जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, सही है। अगर पीईएस की वैल्यू छोटी है तो सप्लायर ज्यादा टैक्स पे करेगा, और हमें प्रोड्यूसर की ही बात करनी है, तो ये सही है। और अगर पीईडी ज्यादा है तो कस्टमर कम टैक्स पे करेगा। तो कस्टमर अगर कम टैक्स पे कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर कम टैक्स पे कर रहा है। तो ये दोनों आंसर्स कंपैरेटिवली सही। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट टैक्स का ग्राफ बनाते हैं, डिमांड सप्लाई, ये हो गया आपके पास पी, ये हो गया आपके पास क्यू। आपकी शिफ्टिंग किस पे होती है? आपकी शिफ्टिंग होती है सप्लाई पे, सप्लाई इनवर्ट शिफ्ट हो गई। तो अब इस सिचुएशन में जिसकी शिफ्टिंग होती है ना, उसकी इलास्टिसिटी को हम सेकेंडरी रखते हैं, और प्राइमरी हम पीईडी की सेकेंड, पीईडी यानी डिमांड की इलास्टिसिटी को रखते हैं। क्योंकि जिसमें मूवमेंट आता है ना, उसकी इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, जिस पे मूवमेंट आता है। दैट्स द केस, दैट्स द एंटायर केस। वैसे ये आंसर शुड हैव बीन रिमूव्ड, क्योंकि इसका ए भी सही आंसर है और टेक्निकली डी भी सही आंसर है, सही है। लेकिन क्योंकि मूवमेंट डिमांड पे आई है, तो इलास्टिसिटी डिमांड की फिर देखी जाएगी। और अगर मूवमेंट सप्लाई पे आती, तो वो सप्लाई पे आती तो पीएस देखा जाता, सही है। लेकिन ये रूल बिल्कुल इंटैक्ट है कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, ये बिल्कुल इंटैक्ट है, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, what would not be included in the calculation of individual's wealth? ये लास्ट क्लास में एक इतना आसान क्वेश्चन था, उसमें एक बच्चे ने बंड मारा था। ये आप ऑप्शन देखें, और डोंट मेस दिस अप। आई वांट एन एमसीक्यू जिसमें 100% सही जवाब है और सारे बच्चे उसका जवाब दें, तो मेक श्योर यू आर आंसरिंग। कभी कभी क्वेश्चन सही नहीं पढ़ के भी है ना, आप लोग भंड मार देते हैं। द क्वेश्चन इज स्टेटिंग विच इज नॉट वेल्थ, नॉट वेल्थ। चलें जी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि इस क्वेश्चन पे भी 100% सही जवाब नहीं आया। इसका आंसर है डी, वेजेस। वेजेस इज नॉट वेल्थ भाई, वेल्थ एसेट्स होते हैं।
House is an asset, saving is an asset, stock is an asset, wages are incomes और incomes are not wealth. सही है, तो ये फर्क है भाई, वेल्थ और इनकम में फर्क नहीं हो रहा भाई आप लोगों से। हाँ मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलत सेलेक्ट किया है, उन्होंने ये देखा होगा कि वेल्थ क्या है। देखा पहला हाउस, हाउस तो वेल्थ ही होता है ना भाई, फट करके मार दिया, बाकी ऑप्शंस पढ़े ही नहीं। जब आप बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो तो होता क्या, तो होता ये है कि व्हेन यू नॉट रीडिंग द ऑल द ऑप्शंस, तो अगर वो बच्चा आगे बढ़ता और सेविंग्स पढ़ लेता तो बोलता है यार ये भी तो वेल्थ है। आगे बढ़ता बोलता स्टॉक्स, बोलता ये भी तो वेल्थ है, तो अब सारी तो वेल्थ है। अब जब सारी वेल्थ है फिर वो क्वेश्चन पढ़ता, वो देखता नॉट वेल्थ, तो फिर वो डी पे खुद ही आ जाता। तो कभी भी आप सिर्फ पहला ऑप्शन देख के अपने आंसर को सेलेक्ट ना करें। Why might a government provide free educations for children aged 4 to 16? सबसे पहले फ्री एजुकेशन एक मेरिट गुड है, और मेरिट गुड का सबसे बड़ा इशू क्या है, देयर इज इंफॉर्मेशन फेलियर, हेंस इट इज अंडर कंज्यूम। तो अब इंफॉर्मेशन फेलियर हो रही है, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। सही है, consumers are not fully aware of the benefits of education. Therefore, A is the right answer. Will not go into further details because आसान एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा टाइम हम हर एमसीक्यू पे नहीं लगा सकते जो आसान है। ओके, तो इस पेज पे हमारे पास सिर्फ एक एमसीक्यू है, और ये था। द डायग्राम शोज, एक मिनट, ओके, द डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई फॉर राइस। राइस की भाई इनिशियल इक्विलिब्रियम P1 थी, यानी ये थी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस मैक्सिमम प्राइस, ये आ गई आपके पास भाई मैक्सिमम प्राइस। एट द सेम टाइम सप्लाई इंक्रीजेस, तो सप्लाई आपके पास क्या हो गई भाई, सप्लाई आपके पास बढ़ गई। अब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द मार्केट ऑफ राइस, तो सप्लाई बढ़ गई और मैक्सिमम प्राइस भी लग गई। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर लगती है या नीचे, पहले तो आप ये सोचें। मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लगती है। अब इक्विलिब्रियम जो बना है हमारा, वो इक्विलिब्रियम ये रहा, और मैक्सिमम प्राइस ऊपर लगी हुई है, तो ये मैक्सिमम प्राइस इनअफेक्टिव हो जाएगी। जब इनअफेक्टिव हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि उसका होना ना होना बराबर है। देयरफॉर द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी established। अब कोई बच्चा यहाँ पे बोलेगा कि सर शॉर्टेज हो जाएगी ना राइस की। नहीं भाई, वो शॉर्टेज तब होती जब इक्विलिब्रियम के आप नीचे होते, सरप्लस तो हो ही नहीं सकता था। और जब मार्केट में मैक्सिमम प्राइस होगी अफेक्टिव, तब आपके पास इलीगल यानी ब्लैक मार्केट्स भी ऑपरेट करेंगी, तो ये दोनों चीजें होंगी अगर अफेक्टिव होती। सही है, लेट्स मूव ऑन टू द 15th MCQ। नाउ दिस इज एन एमसीक्यू that needs your understanding. It's not a difficult MCQ, अभी तक difficult MCQ आया नहीं है। ओके, देखते हैं ऑप्शंस। The diagram, D is the demand curve of agriculture goods, supply is the initial supply curve. The government promises to maintain farmers' income at least at initial levels. Four subsequent years are shown by the supply curve S1, S2, S3, S4, इस तरीके से सारे S4 तक बताए गए, 4 साल। इनिशियल इनकम आपकी कितनी है फार्मर्स की, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल इनकम 5 की प्राइस थी और 1 यूनिट सेल कर रहे थे, तो आपकी इनकम थी 5 × 1 विच इज इक्वल टू 5। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी मेंटेन करेंगे इनकम, कि कुछ भी हो जाए प्राइस, आप 5 5 रुपए ही कमाओगे, या 5,000 डॉलर ही कमाओगे, या जितने भी आपके बनते हैं, 5 ही कमाओगे। अगर सप्लाई बढ़ के S1 पे आ गई, तो अब आप कितना कमा रहे हो, 4 और 2 यूनिट्स बेच रहे हो, तो मतलब आपने कितना कमा लिया भाई, यहाँ पे आपने कमा लिया 8। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे मदद नहीं करेगी, बोलेगी कि भाई मैंने प्रॉमिस किया था कि आप 5 कमाओगे, आप तो 8 कमा रहे हो, तो तालियां आपके लिए भाई। अगले साल फिर प्राइसेस हो गई 3, और क्वांटिटी बेची 3, तो अब आपने कितना कमा लिया भाई, 9। गवर्नमेंट तालियां बजाएगी, आपको पैसे थोड़ी देगी। हाँ, पैसे किस सिचुएशन में देती, जब आप 4 रुपए कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2, लेकिन 4 यूनिट सेल कर रहे हो।
8। अगेन गवर्नमेंट तालियां बजाएगी और बोलेगी कि भाई आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर अगले साल कितना हो गया भाई, एक की प्राइस हो गई और 5 की क्वांटिटी हो गई। अब आपने कितना कमाया भाई, 5। गवर्नमेंट बोलेगी 5 की प्रॉमिस की थी, 5 ही कमा रहे हो, 4 कमाते तो मैं कुछ देता। तो तीनों चारों केसेस में गवर्नमेंट कुछ भी पैसा नहीं देगी। दैट्स द रेलेवेंट पॉइंट। therefore A is the right answer. Okay? आगे। Okay, 16th MCQ. It's a theoretical MCQ. I would want you people to listen and then do it on your own. Price stability can set to occur if measured value of the CPI is unchanged. Price stability का मतलब होता है कि prices change नहीं हुई हैं. Read all the options on your own. I can read it for you, but I don't want to do that. I want you people to read it on your own. Which statement is correct? I'll give you exactly 30 seconds to figure out the answer, and then I'll start the poll. Your 30 seconds are over, and your poll has been launched. Submit your answers. कमेंट पे भी बता सकते हैं जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। देखा, हुई ना गड़बड़? यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ है। ओके, एंड द पोल। एंड बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया है। 37 बच्चों ने, 37% बच्चों ने ए सेलेक्ट किया है, विच इज इनकरेक्ट। अब देखें, जब इन्फ्लेशन होती है ना, हमेशा याद रखें, मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि इन्फ्लेशन बास्केट ऑफ गुड्स की होती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती हैं और कुछ की कम होती है। तो जनरली इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ गुड्स का आप मिक्सचर लेते हो, तो कुछ बढ़ेगी कुछ कम होगी, ओवरऑल आप देखोगे घर का खर्चा कितने में चल रहा है। तो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज अगर 10 रुपए बढ़ी तो दूसरी चीज की 10 रुपए कम। कॉमन सेंस क्या बोलता है, ये तो सही है ना, प्राइस स्टेबिलिटी हो गई ना। नहीं, जब इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट करते हो तो देर आर डिफरेंट वेइंग आइटम्स यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ सीपीआई, which means that the price stability can occur in different ways. हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस 2% बढ़ गई है और अगले की 10% कम हुई है, तब जाके प्राइस स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि वेट का भी तो कॉन्सेप्ट है ना, आप कितना प्रोडक्ट लेते हो, आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज उस पर स्पेंड करते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सही है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्राइस का चेंज होना और वेट का। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, therefore D is the right answer. And if some prices rise, some prices fall, there can be a price stability. Therefore, C is also incorrect. अब आ जाते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो एग्जामिनर ने बोला था कि भाई ये मुश्किल था। ये 23%, सॉरी 30% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। Based on a circular flow of income, which condition is necessary for an open economy to be in an equilibrium? Open economy equilibrium पे होगी। अब मैं अगर हिंट दूंगा ना तो आप फौरन पकड़ लोगे आंसर। तो आप सोचें कि क्या हिंट हो सकती है। सोचें कि सर्कुलर फ्लो में क्या क्या आता है, और ओपन इकोनॉमी है तो क्या क्या आएगा। सिर्फ ओपन इकोनॉमी में चीजें आएंगी या और भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें सोचें। मैं आपको एक्सप्लिसिटली हिंट नहीं दे रहा, एक्सप्लिसिटली मैं आपको हिंट नहीं दे रहा, वरना आपको आंसर पता चल जाएगा, फायदा नहीं होगा। मैंने पोल ओपन कर लिया है, एंड भाई जितने बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करें 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 करें।
एंड दिस शोज कि हमारे पास 23%, 27% बच्चे ऐसे हैं जो कि चीते हैं। उन्होंने सही जवाब दिया। अकॉर्डिंग टू माई पोल, इट इज ओनली 25% लोगों ने सही जवाब दिया है। यानी एग्जामिनर की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। 30% से कम बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। द आंसर इज बी। सर ओपन इकोनॉमी में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। अबे भाई, भाई भाई, तुम कहाँ निकल गए? तुम चीजों को समझो मेरे भाई, समझो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ओपन इकोनॉमी है तो क्या उसमें वन सेक्टर नहीं आएगा? वहां पर सेकंड सेक्टर नहीं आएगा? बैंक और गवर्नमेंट तो आएगी आएगी ना। तो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का इक्वल हो जाना डज नॉट गिव अस एन इक्विलिब्रियम। ऑल विड्रॉल्स शुड बी इक्वल टू द इंजेक्शंस, क्योंकि ओपन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और सेविंग भी आएगी, टैक्स भी आएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगा और इंपोर्ट भी आएगा। सही है ना? सारी चीजें आएंगी। चलो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप हटा, लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग तो आएगी ना। सही है, उसके बगैर तो आप ओपन इकोनॉमी बन ही नहीं सकते हो। सही है। तो ऑल द withdrawals should be equal to all the injections, so basically injections are equal to withdrawals। सर ये प्लान्ड का मतलब क्या? मतलब ये इंजेक्शंस वगैरह प्लान्ड ही तो होती है। सही है। गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना है प्लान्ड है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है प्लान्ड है। सही है। या आपने रेट लगाया, आपको एक आइडिया होता है। सही है। लोगों को कितना इन्वेस्ट करेंगे प्लान्ड है। सही है। प्लान्ड से मुराद ये है कि एक एस्टिमेट तो है ही ना। सही है। दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर। Okay, so let's move on to the next one, which is 18. Why is the aggregate demand typically downward sloping? Why is the aggregate demand typically downwards sloping? Look at the options. सही है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। A fall in the price level will lead to a rise in demand for imports. गलत, imports नहीं exports। सही है। A rise as the price level falls, improved productivity will reduce cost। नहीं, प्राइस लेवल फॉल होता है तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, वो तो सप्लाई के शिफ्ट होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्राइस लेवल इज हाई, एनी इंटरेस्ट रेट चेंजेस विल इनकरेज कंजम्पशन। नहीं, जब प्राइस लेवल हाई होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। सर क्यों? क्योंकि लोगों को चीजें खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है, क्योंकि चीजें एक्सपेंसिव है। Demand for loans is increasing, which will increase the interest rates. And when the interest rate increases, consumption will be decreased। जी इमरान, इमरान आप मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, आप चैट में बताते हैं। तो सी भी नहीं हो सकता। A real value of asset increases as the price level falls। सही है। A real value of asset increases as price levels fall। इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस लेवल इन्फ्लेशन कम हो रही है तो परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। एक मतलब ये हो गया। और दूसरा मतलब आप गौर से देखना, आई थिंक यहाँ पे, लेट्स से, अगर मैंने 100 रुपए ए ने बी को लेंड किए, तो ए के लिए इट्स अ रिसीवेबल, इट्स एन एसेट। सही है। लेकिन लेकिन जब ये बी ए को 100 रुपए वापसी करेगा तो इसके एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना। आप गौर से ऑब्जर्व करें, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अब जो 100 रुपए वापसी दे रहा है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है। देयरफॉर डी इज सपोजिटली द राइट आंसर। सही है। एंड एंड ये थोड़ा सा टेक्निकल था। दिस वाज, मैं यही देख रहा हूँ अभी
एग्जामिनर रिपोर्ट में इट वाज नॉट 17 दैट वाज डिफिकल्ट, इट वाज 18 दैट वाज डिफिकल्ट। सही है, 18 30% से कम बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। देयर आर टू मोर क्वेश्चंस, सही है, उसको हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपके मुल्क में जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, इसका मतलब है कि रियल वैल्यू एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ओके, नाउ and if you have questions and you don't want to waste time typing your questions, you can just keep a screenshot, and then after the class ends आप मुझे WhatsApp कर दें, I'll be happy to assist you on WhatsApp. What is most likely to cause unemployed workers to be classified as frictionally unemployed? एक आसान क्वेश्चन है, मैं इसकी वो ऑन करूंगा, पोल ऑन करूंगा, तो मेक श्योर यू गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शंस। सही है, तो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड कब होंगे? बहुत आसान है। फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड कब होंगे? फ्रिक्शनल मतलब इट टेक्स टाइम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एंड ये पोल हैज बीन लॉन्च्ड। जबरदस्त। 91% बच्चों ने सही जवाब दिया है, लैक ऑफ अप टू डेट जॉब वैकेंसीज। तो ये है इसका सही जवाब, वैकेंसीज का पता ही नहीं होगा, इट विल टेक टाइम टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। आ जाए 20th एमसीक्यू पे। द टेबल शोज estimated figures estimated at the end of train driver strike. ओके, 20th एमसीक्यू भी मेरे ख्याल से मुश्किल था, लेट मी जस्ट, या 20th एमसीक्यू इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इसका सही होने का चांस 15% था, यानी 15% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। सही है, लुक एट द एमसीक्यू, लुक एट एवरीथिंग, यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन। अच्छा, अगर 19 का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता तो टेक्नोलॉजी और ए ए और सी दोनों आंसर होता 19th का, अगर स्ट्रक्चरल पूछता। तो ये 20th एमसीक्यू है, ये आपका चैलेंज है, आप लोग इसको चैलेंज के तौर पे लो, एंड लेट्स सी इफ यू कैन टेल मी द आंसर। तो स्ट्राइक हुई है, सही है, व्हाट इज द रिडक्शन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम द स्ट्राइक? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, एंड आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। 1 मिनट दूंगा, आप पोल को करें क्लोज, look at the options, and then you can answer it. अभी तक हमारे पास 27% बच्चों ने जवाब दिया है, जिसमें से 40-40 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ओके, ऑलमोस्ट अ मिनट अप। आप लोग भाई सब जवाब दें, पार्टिसिपेशन इस क्वेश्चन में बहुत पुअर थी, बहुत पुअर है। जल्दी सब पार्टिसिपेट कर लें भाई, बाकी बच्चे भी जवाब दे दें, जो भी समझ में आ रहा है आप जवाब दें। कमान, 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 मोर पे जाएं और जवाब दें आएं। मोर, पोल्स एंड आंसर। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। ओके, परफेक्ट। तो हमारे पास तकरीबन 30% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 30% बच्चों ने सही जवाब दिया है, एग्जामिनर ने 15% बोला था। अच्छा, अब इसका सही जवाब क्या है सुनना। National income, basically GDP. GDP is the value of final goods and services produced in an economy. तो अगर आप सर्विसेज दोगे ही नहीं, ट्रेन की सर्विसेज नहीं दोगे, तो ये 600 का नुकसान हो गया, right?
लेकिन आप ओवर टाइम पे कर रहे हो पुलिस को, तो फायदा 30 का हो गया। तो नेट आपकी कम हो गई 570। अब लॉस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, भाई टैक्स रेवेन्यू नहीं मिला, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो ये जीडीपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो दी नहीं गई है, सही है। एंड वैल्यू प्लेस्ड ऑन एक्स्ट्रा लेजर टाइम बाय स्ट्राइक्स, तो जब स्ट्राइक्स होंगी तो कुछ लोग स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ लोग अपनी फैमिली को लेके वेकेशन पे निकल जाएंगे, टूर पे निकल जाएंगे, कहीं पे भी निकल जाएंगे। तो ये भी आपका जीडीपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इट्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू, सही है। वैल्यू प्लेस्ड के भाई इतनी वैल्यू होगी, कितना खर्च, अगर वो बोलते हैं कि कुछ लोग स्ट्राइक पे गए कुछ नहीं गए, और जो गए लीजर पे उन्होंने 20 रुपए खर्च किए, तो वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। ये सिर्फ एस्टिमेट किया हुआ है। अब ये एस्टिमेट इस तरीके से भी किया हुआ है कि आज काम पे नहीं जाना तो मेंटली पीस ऑफ माइंड हो गया, तो उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके 20 बता दिया, तो ये भी है, सही। Therefore, the right answer is 5,000. Yeah, 570,000. What is likely to be an expansionary monetary policy? अब एंड के एमसीक्यूज है ना, टका टक होंगे। अब देखा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है भाई, तीन चीजें, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना। हमेशा याद रखें, जब भी करेंसी वीक होगी एक्सचेंज रेट इंप्रूव होगा। ए इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, लोग कम लोन लेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सब्सिडीज आर पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। 21 हो चुका है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 22। ओके, a government increases direct taxation to reduce budget deficit, डायरेक्ट टैक्सेस को अपन कम करते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस अगर कम करेंगे तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ मोर लाइकली होगी। ओ, भंड भंड भंड, बिलाल ने मारा भंड, यस 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 यस, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये देखें, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, ये हो गया ना भंड। तो अगर इंक्रीज हो रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे भाई, तो फिर आपकी डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ रही है, नहीं बढ़ सकती है ना। तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, सही है। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस लाइकली, इन्फ्लेशन लो हो जाएगी, इट इज मोर लाइकली। आपका आंसर मिल गया, आपको आंसर मिल गया, सी इज द राइट आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट इज लेस, लेस लाइकली। एक मिनट, लो इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो लो इन्फ्लेशन होगी मोर लाइकली। लो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लो होगी नहीं भाई, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो लेस लाइकली। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ऐसी सिचुएशन इज इन सिचुएशन, ये वाले क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी दो चीजों को अगर आइडेंटिफाई कर लो ना, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, हमें सही जवाब मिल गया। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ और लो अनएम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट कर लेते तो भी हमें सही जवाब मिल जाता, क्योंकि सी पे ही वो दोनों सर्कल्स बने हैं। और अगर मैं सिर्फ इन्फ्लेशन, अच्छा अब इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन मोर लाइकली, तो इस केस में हमें तीनों को आइडेंटिफाई करना था, सही है। दैट इज द थिंग। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 23। नाउ दिस वाज अनदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, 30% से कम परसेंट बच्चों ने जवाब दिया है। अ टैक्स फ्री अलाउंस ऑफ 10,000, यानी अगर आपकी सैलरी 0 से लेके 10,000 तक है, तो आपका टैक्स रेट है 0, और इसके ऊपर जितना भी है उस पे आपका टैक्स रेट है 25%। ये कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? सबसे पहले सुकून से आप ऑप्शंस देखें। मैं पोलिंग ऑन कर रहा हूं, लेट्स सी एग्जामिनर ने अगर 30% बोला है तो क्या हमारी क्लास उसी प्रोपोर्शन पे फॉल करती है नहीं करती?
अभी तक हम 30% से ऊपर हैं। मैं आपस में चैट पे टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 52% लोगों ने सही जवाब दिया है, विच इज विच इज बी। इट्स अ प्रोग्रेसिव टैक्स। क्योंकि जिसकी इनकम $1000 है वो 0% टैक्स पे कर रहा है, और जिसकी 11,000 है वो 25% टैक्स पे कर रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इट्स प्रोग्रेसिव। हाँ, 10,000 के बाद ऑनवर्ड्स इट इज प्रोपोर्शनल, इट इज या प्रोपोर्शनल सही, लेकिन ओवरऑल इट इज प्रोग्रेसिव। आ जाए, विच सप्लाई साइड पॉलिसी विल इनकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। गो थ्रू द ऑप्शंस। रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होता है? रिग्रेसिव में गरीब ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करते हैं, प्रोपोर्शन में सब इक्वल पे करते हैं। प्रोग्रेसिव में पुअर कम और रिच ज्यादा पे करता है। आ जाए, विच सप्लाई साइड पॉलिसी विल इनकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स। बहुत आसान है, इससे आसान एमसीक्यू नहीं आ सकता। डोंट ओवर थिंक इट, इट्स प्रीटी सिंपल। 100%, आई वॉन्ट 100% ऑन दिस वन। अभी तक किसी ने गलत जवाब नहीं दिया है। कम ऑन, बाकी लोग भी। हाँ, आ गया भाई, एक गलत जवाब आ चुका है। भाई भाई, इंक्रीज इन सब्सिडीज टू स्मॉल फर्म्स, इतना आसान यही है। जिस बच्चे ने गलत किया था वो बी लेके आया था, इंक्रीज इन नेशनल मिनिमम वेज। अबे मिनिमम वेज इज नॉट पार्ट ऑफ अ सप्लाई साइड पॉलिसी भाई। क्या कर रहे हो यार? मेरा ख्वाब है यार, ख्वाब ख्वाब पूरा नहीं होने दे रहे आप लोग। The diagram shows aggregate demand and aggregate supply curve. Initial equilibrium is X. Government decides to invest in infrastructure. What will be the short-term effect of this policy on new equilibrium? Short-term effect बताना है मेरे भाई। तो शॉर्ट टर्म में अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इनिशियल इक्विलिब्रियम ये है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट सप्लाई रिमेन्स द सेम, बी इज द राइट आंसर। और अगर लॉन्ग रन में देखते हैं तो लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ के AS2 प्राप्त यानी सी। तो सही आंसर इन द शॉर्ट रन इज बी, लेकिन अगर लॉन्ग रन पूछा जाता तो सी भी सही था। ओके, 27th MCQ. What is not a valid reason why country may impose protectionist measures? Not a valid reason why a country may impose protectionist measure. To allow a developed domestic industry to grow to a viable size. Newly इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना वैलिड रीजन है, यही तो प्रोटेक्शनिज्म का वो था। enable a country to retain control of industry regard of being strategic importance। तो इन्फेंट इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, यही तो वजह है प्रोटेक्शनिज्म आप यूज करते हो। टू गिव कस्टमर्स अ वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स। नहीं भाई, प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं तो वाइडर चॉइस थोड़ी मिलती। इट्स नॉट अ वैलिड रीजन, हेंस सी इज द राइट आंसर। To give time for workers in a declining industry to find alternative employment। तो ये भी प्रोटेक्शनिज्म का एक मकसद हो सकता है कि भाई फॉलिंग इंडस्ट्री के जो लेबर हैं उनको स्विच करने में आसानी हो, थोड़ा टाइम दे दिया डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को। तो सी इज द राइट आंसर। What is most likely to persistent surplus in a country's current account of its balance of payment? आपका करंट अकाउंट कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। अ लो डोमेस्टिक सेविंग रेट, अगर सेविंग रेट कम है मतलब कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा करो, आप लोकल प्रोडक्ट्स
नहीं यूज करोगे, इंपोर्ट ज्यादा करोगे। और अगर लोकल प्रोडक्ट भी ज्यादा खरीदोगे तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी, तो सरप्लस नहीं होगा। अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, यस दिस इज द राइट आंसर। जितना एक्सचेंज रेट अंडर वैल्यूड होगा उतना आपका करंट अकाउंट इंप्रूव होगा। हाईली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बाय अदर कंट्रीज, वो लोग प्रोटेक्शनिज्म लगा रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम, हमारा करंट अकाउंट कम। लो इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इनकम्स बाहर से कम आ रही हैं, तो अगेन दिस विल reduce our current account. B is the right answer. 28, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। What is the formula calculated? What is the formula used to calculate terms of trade? Look at the options. I'll open up the poll, and in 30 seconds, I want everyone to answer the poll. भाई सीओडी तो हो ही नहीं सकता। भाई वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स पे तो बात ही नहीं होगी, प्राइस पे बात होगी। इट्स आइदर ए, इट्स आइदर बी भाई। 82% बच्चों ने सही जवाब दिया है, which is good. A is the right answer. Average export prices divided by average import prices. इंडेक्स होता तो कंप्लीट होता, लेकिन इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, कंफ्यूज करने के टोटके कुछ इसके एग्जामिनर के। अब पहला और दूसरे में क्या फर्क है? एक जगह एक्सपोर्ट्स ऊपर, एक जगह, उप्स उप्स उप्स, ओ तभी तभी, चला। ए इज द राइट आंसर बिकॉज एक्सपोर्ट्स ऊपर आएगा और इंपोर्ट्स नीचे आएगा। सही है, आ जाए। A country is experiencing a deficit on the current account of balance of payment. Which policy decision could reduce the deficit? तो डेफिसिट को रिड्यूस करना है, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। डेफिसिट को रिड्यूस करना है मतलब या तो एक्सपोर्ट्स बढ़े या इंपोर्ट्स कम हो जाए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, लुक एट द ऑप्शंस। आई एम गिविंग यू 30 seconds एंड स्टार्ट आंसरिंग। एज एक्सपेक्टेड हमारे पास 85% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करें भाई, आप लोग अपने आंसर सबमिट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता चलता है। ओके, सो हमारे पास 80% बच्चों ने सही जवाब दिया है, इंक्रीज इंपोर्ट टेरिफ। सो इफ वी इंक्रीज इंपोर्ट टेरिफ, द imports are going to decrease. अब कुछ बच्चों ने ए सेलेक्ट किया था, ए इज नॉट द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज अगर हम इनकम टैक्स डिक्रीज करेंगे, लोगों की इनकम्स बढ़ जाएंगी, जब इनकम्स बढ़ेंगी तो वो क्या करेंगे भाई? वो इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, अभी हमने देखा था, एक्सचेंज रेट वीक होगा करंट अकाउंट इंप्रूव होगा, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, इनकम्स बढ़ेंगी तो वो इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। सही है, तो ये सी, ए नहीं है, बी भी नहीं है, एंड डी इज द राइट आंसर। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। आप लोगों को समझा समझा के मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक पेपर तकरीबन 1 घंटे में, तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे आप लोग और तेजी से सॉल्व करेंगे। एंड हमारे पास बिफोर वी सॉल्व दिस एमसीक्यू, जो नेक्स्ट क्लास है हमारी होगी, एक दिन छोड़ के अब एक दिन क्लासेस होंगी, so विल बी ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को विल हैव अ क्लास 4 to 5। सही है, तो इस तरीके से हम क्लास रखेंगे, 4 to 5 on Friday. Wednesday, Friday को अब हमारी क्लास होगी। The euro is the main currency of the European Union. The diagram shows the exchange rate between the euro and US dollars. सही है? तो अगर आप देखें, आपकी एक्सचेंज रेट वीक हो चुकी है, यानी यूरो वीक हो चुका है, सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि आपके मुल्क में इनफ्लोज बढ़ गए हैं। इनफ्लोज बढ़ने का मतलब ये है कि आपके मुल्क में इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। सॉरी, सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि आपके मुल्क में आउटफ्लोज बढ़ गए।
और आउटफ्लोज बढ़ने का मतलब ये है कि आपके मुल्क में इंपोर्ट्स बढ़ चुके हैं, पैसा बाहर जा रहा है, या आपके मुल्क में हॉट मनी आउटफ्लो बढ़ गया। दिस इज व्हाट इट इज। ओके, व्हाट इज लाइकली टू हैव कॉज्ड दिस चेंज इन द वैल्यू ऑफ यूरो। एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो भी हमारा आंसर आ सकता है। सही है, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब यूरो वीक हो रहा है। द डिक्रीज इन इन्फ्लेशन इन यूरोपियन यूनियन, तो अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे भाई, आपके एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे कम। एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है डिमांड से, तो सॉरी, इन्फ्लेशन कम हुई है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और डिमांड बढ़ जाएगी, करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तो यहाँ पे तो हमें करेंसी वीक करनी थी, ये नहीं हो सकता। और डिक्रीज इन यूएस इंटरेस्ट रेट्स, तो अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट कम है तो यूरोप का पैसा वहां नहीं जाएगा, तो हॉट मनी आउटफ्लो विल डिक्रीज, यानी आपके पास सप्लाई कम हो जाएगी, हमें सप्लाई बढ़ानी है, ये भी नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स, तो यस दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। अब डी भी नहीं हो सकता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इसमें दो चीज होंगी, अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो इंपोर्ट कम करेंगे, जब इंपोर्ट कम करेंगे तो सप्लाई भी कम होगी, हेंस डी इज नॉट द राइट आंसर। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। सही, आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली हो। यू कैन सेंड दिस टू योर फ्रेंड्स एज वेल। आप अपने फ्रेंड्स को बताएं कि इस तरीके से हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2025 पूरे में सॉल्व कराऊंगा। एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन द क्लासेस। रेगुलर आओ भाई, 1 घंटे की क्लास है, 24 में से 1 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, टेक इट सीरियसली, ये आपके ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में, क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स भी बताऊंगा आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सही है।